टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस पहाड़ जैसा है, बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम समय में सिलेबस को कैसे कवर करूं। तो आज ये आपका भाई, आपका ये बड़ा भाई आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको सीएचएस के लिए इतने कम समय में प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। अभी आपके पास लगभग 45 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। 29 अप्रैल को आपका जो है क्लास 9th का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और इस बीच आपको किस तरीके से कहां कहां आपको फोकस रखना है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सीएचएस में आप एक सीट ग्रैब कर पाओ। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप जो भी यहां पर बताया जा रहा है आपको उसको अगर फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में, जितना भी आपके पास समय बचा है, आप अपना सिलेबस जो है, भले आपको ये सिलेबस पहाड़ जैसा लग रहा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इस तरीके से आप भी समझो खुद को कि आप दशरथ मांझी हो और भले ही आपके पास टाइम कम है लेकिन आप इस पहाड़ जैसे सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास एक निश्चित दिशा और एक निश्चित गाइडेंस है और सही मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाता है तो आप जरूर कर सकते हो। तो इसी बारे में हम लोग यहाँ पर आज के बारे में, आज हमारा जो पूरा जो फोकस रहने वाला है, कम समय में सीएचएस का जो एंट्रेंस होता है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आप इस कम समय में, भले ही आपके पास अगर हम देखें 9th के लिए, तो 9th के लिए अभी से आज 15 मार्च है, ठीक है, अब अप्रैल, तो 15 दिन इसमें हो गए और आपका जो है उधर 29 दिन उधर हो गए, तो लगभग 44 से 45 दिन आपके पास है। और इस 44 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, आपको ये बात मैं बताने वाला हूं। ऐसा क्या कोई स्ट्रेटेजी है जो आप इतने कम समय में तैयारी कर सकते हो? जी हाँ, है। वो स्ट्रेटेजी वो आपका ये बड़ा भाई आपको बताएगा। चलो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में जानते हैं कि आपको किस तरीके से जो है अपनी तैयारी रखनी है। तो आपको पता है सीएचएस में जो है वो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th की बात करें तो उसमें आपका साइंस होगा, मैथ्स होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जीके जीएस होगा, ठीक है। अगर आप 11th की बात करते हो तो उसमें 4 स्ट्रीम्स होते हैं। आर्ट्स होता है, आपका बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है और आपका कॉमर्स होता है। उसके भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, इसके बारे में हमने बहुत चर्चा कर रखी है, तो अब दोबारा से उसको हम लोग नहीं लाते यहाँ पे, ठीक है। शुरू करते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो है पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप जो है उन्हीं चीजों को पढ़ सकते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप शादी में जाते हो और वहां पर जो है आपको बोला जाता है कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है, आपको 2 मिनट दिया जाता है, आप जल्दी से अपना पेट भर लो। तो आप पता है उस समय क्या करोगे? आपके दिमाग में आएगा कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो मैं उठा कर खा लेता हूँ। सपोज करो आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो आप रसगुल्ला जाकर के उठा के खा जाओगे। और मान लो कि आपको जलेबी पसंद है, जलेबी मिल रहा है, मान लो आइसक्रीम भी मिलता है आजकल, ठीक है, शादी में, तो आप आइसक्रीम उठाकर खा लोगे। जल्दी से 2 मिनट में कोशिश करोगे कि अपना जो पसंद का है, जो काम का है, वो मैं उसको उठा लूं और खा करके मौज करूं, ठीक है। उसी तरीके से जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप पूरा जो सिलेबस, आप जितना टॉपिक देखते हो, आपको सब नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि दिमाग की आपकी कैपेसिटी है, सब कुछ वो नहीं रख सकता कि आप टाइम भी उसको कम दे रहे हो बेचारे को और आप ज्यादा से ज्यादा बोझ लादने की कोशिश कर रहे हो, तो उतना लोड आपका दिमाग सह नहीं पाएगा, ठीक है। आप अभी बच्चे हो और इतना प्रेशर भी आपको नहीं लेना है, तो इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, इतना सारा सिलेबस का जो प्रेशर है उसको कैसे करना है, तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे जो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे या फिर जो सेक्शन कह सकते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट जो एरियाज है, हाई यील्डिंग एरियाज, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब आप बोलोगे सर ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? हाँ, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, हमको कैसे पता चल जाएगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो ये आपका मदद करेगा इस हालत में। कौन मदद करेगा? तो पीवाईक्यू। कौन करेगा? पीवाईक्यू मदद करेंगे आपके। किस लिए? ये पता करने में कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन है जिसको हमको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले वही चीज पढ़ना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताऊं, ठीक है, पीवाईक्यू आप जब देखोगे तो पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में जो है, क्लास 9th में जो है, वो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले हमको जो कवर करना है वो हमको अलजेब्रा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अलजेब्रा करना है, ज्योमेट्री से भी आ रहे हैं तो ज्योमेट्री करना है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो ये आप सबसे पहले कर लोगे और जो इंपॉर्टेंट है वो आप पहले करोगे, जो कम इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में देखेंगे, जब हमारे पास टाइम अगर बचेगा तो उसको बाद में देख लेंगे। जो हमको पहले है पता है कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा सिलेबस हमारा कवर हो रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। और वहीं पर अब मैं आपको एक और रूल बताने वाला हूं, बहुत सारी स्टडी में बताया गया है, 80-20 का रूल, ठीक है, 80-20 का रूल, ठीक है,
जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, किसी ने एग्जाम की, तो मेरे टीचर्स भी ये वाला रूल ना काफी मतलब मुझे मतलब अब मैं तो मतलब लाइव क्लासेस करता हूँ ऑनलाइन ही, तो उसमें जो है कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बताया ये चीज, वो चीज मैं भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे 80 और 20 का रूल क्या कहता है, 80-20 का रूल आपको ये बच्चों कहता है कि आप किसी भी एग्जाम को देखोगे ना तो 80% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका 20% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से 20% ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये जो दूसरा इसका वाइस वर्सा देखोगे तो 20% ऐसा सिलेबस होता है, 20% ऐसा सिलेबस होता है जहां पर 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। तो 20% ये जो सिलेबस है ना, 20% ये जो सिलेबस आपका है, 20% आपको 100% के पीछे नहीं भागना है, इस 20% वाले के पीछे पहले भागना है, क्योंकि इस 20 वाला हमको 80 नंबर देगा। कितने नंबर देगा? हम पढ़ना सिर्फ 20% है, लेकिन नंबर लेकर आ जाएंगे हम कितना? 80%। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो हाईली इंपॉर्टेंट एरियाज है उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करो, और वो 20% वाला जो सिलेबस है ना उसको आइडेंटिफाई करो, और फिर वो 20% वाला सिलेबस पहले कवर करो, और इसके बाद जो 80% सिलेबस है जहां से केवल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम बाद के लिए छोड़ेंगे, पहले ये कवर करेंगे, इसके बाद हम ये कवर करेंगे। ठीक है, ये हुई बात। अब आपको पीवाईक्यू आपने देख लिया, पीवाईक्यू से आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल जाता है, और आपको जैसे कि मैंने क्लास लिया, ठीक है, पेड कोर्स में मैंने क्लास लिया, तो वहां पर जो पहला ही जो हमने क्लास लिया, पहला सेशन लिया, वो हमने पीवाईक्यू के ऊपर लिया 9th में, ठीक है, 9th के लिए, मैथ्स के लिए। वहां पर मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया कि कौन से चैप्टर से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरा ट्रेंड, पूरा डेटा के साथ हमने एक एक चीज एनालिसिस किया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, आपको डेमो क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू वहां से कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप यूट्यूब का मदद ले सकते हो, ठीक है, कहीं भी आप मदद ले सकते हो, ये या फिर सिलेबस का वीडियो भी हर एक, जैसे इसी चैनल पर आप देखोगे तो हर एक सिलेबस का वीडियो बना हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मान लो आपने आइडेंटिफाई कर लिया मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लिखा इधर साइंस लिखा, ठीक है, इधर मान लो यहाँ पर इंग्लिश लिखा, और भी दो, ठीक है, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं साइंस में हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर सिस्टम उठाऊंगा और नंबर सिस्टम पहले कंप्लीट करूंगा। मान लो जियोमेट्री मुझे पता चल गया कि भाई जियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जियोमेट्री भी कवर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर 2D जियोमेट्री 3D जियोमेट्री मुझे पता है, ये कवर कर लूंगा। ठीक है, अलजेब्रा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले मैं इसको कवर करूंगा, ना कि और सारे चैप्टर्स। ठीक है, मतलब और सारे चैप्टर्स जो है उनसे कम क्वेश्चन पूछा रहा है, तो उनको मैं पहले नहीं कवर करूंगा, पहले मैं ये कवर करूंगा। वही चीज मैं साइंस के साथ, वही चीज मैं इंग्लिश के साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इस कम टाइम में हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी है, तो वो रूल हमारा काम करेगा 80-20 वाला रूल। ठीक है, ये रहा आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखते हैं, ये रहा दूसरा कि यहाँ पर आपको अब क्या है, आपको पता चल गया हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका वीकली टारगेट सेट करना है। आप चाहो तो डे वाइज भी कर सकते हो, इस पर आपके ऊपर टोटली डिपेंडेड है, मैं यहाँ पर वीकली लेकर के बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर डे वाइज भी कर सकते हो, और डेडलाइन आपको सेट करना है। ये डेडलाइन क्या है, देखो, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपके साथ भी हुआ होगा। मैं जब एग्जाम दे रहा था, ठीक है, जब हम लोग एग्जाम देते थे ना, यहाँ पे ज्योग्राफी का जब मेरा एग्जाम होता था, ठीक है, यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम, तो जब सेमेस्टर एग्जाम होता था बीएचयू में, तो मैं क्या करता था कि साल भर पता नहीं मैंने कितना पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं उस दिन, जिस दिन एग्जाम होता था, उसके रात को मैं 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पढ़ लेता था। ठीक है, तो सोचो कि जब एग्जाम होता है ना, तो आपका पूरा जो दिमाग होता है वो एक ही चीज पर फोकस करता है, आपके गोल की ओर, आपके एग्जामिनेशन की ओर। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हमको हो जाए कि मैं रोज उसी फोकस के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ पूरा फोकस अपने उस टॉपिक के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, उस गोल के ऊपर लगाऊं, तो कितना मजा आ जाएगा। आप सोचो कि आप जो है एक दिन में पूरा जो है ज्योग्राफी में पूरा, मतलब एक दिन में पूरा कवर कर लेता था, एक दिन में सारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाते थे। तो आप सोचो, लेकिन वो ऐसे नहीं कंप्लीट होगा, पहले भी कुछ हम लोग क्लासेस करते थे, इसलिए हो जाता था। ठीक है, तो एक दिन में, मतलब ये कहने का मतलब है कि जब लास्ट दिन होता है ना एग्जाम का, तो आदमी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत फोकस के साथ पढ़ता है, फिर उसके दिमाग में कोई भी झंझट, आलतू फालतू की चीजें, मोबाइल फोन, कुछ नहीं आता है। तो जब दिमाग में गोल सेट होता है और पता होता है कि हमको एक दिन में ही इसको कंप्लीट करना होता है, तो कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने नहीं आता है, बहुत फोकस होकर पढ़ते हो। तो वही चीज मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आप मान लो कि इस वीक के लिए आपको मैथ्स के, ठीक है, आप मैथ्स के जो है 7 दिन का टाइम होता है, 6 दिन में मान लो 5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने, कितने, 5 चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो इस 5 चैप्टर्स के लिए आप मतलब डेडलाइन सेट करोगे, डेडलाइन यहाँ पे हो जाएगा, आपने सेट कर लिया कि 5 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। डेडलाइन था कि भाई 5 डेज से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, कितने, 5 डेज से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, 5 डेज से ज्यादा नहीं लगने। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम
डेडलाइन नहीं देते हैं तो पता होता है हमको, चलो 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो 4 दिन तो मौज मस्ती में इधर दोस्तों के साथ गोलगप्पा खाने चले गए, घूम ले चले गए, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके टाइम बीत जाता है। लास्ट दिन जब होता है तो हम बहुत फोकस हो करके पढ़ने लगते हैं। लेकिन आपको जब डेडलाइन पहले से सेट रहेगा कि नहीं 5 दिन मुझे टाइम लगने वाला है, तो मैं 5 दिन में इसको कंप्लीट करूंगा और शुरू दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, तब आपको जो है जो मजा आने वाला है ना, तब आप देखोगे कि आप जो बच्चे 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और जितना उन्होंने तैयारी करी है, आप सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में उतना जो है आउटपुट दे सकते हो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तब। लेकिन यहाँ पर बच्चे ये कर लेते हैं कि 5 दिन का यहाँ पर है टाइम, और कई बच्चे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, डेडलाइन सेट कर लेते हैं कि इसको तो मैं 5 घंटे में खत्म कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करना है कि 5 दिन का चीज आप 5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। तो ये हमने बता दिया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा टाइम शेड्यूल का। अब आप बच्चे पूछोगे मुझसे कि भैया आप ये बता दो कि आप हमारे लिए एक टाइम शेड्यूल दे दो, एक शेड्यूल बना दो, कि एक टाइम टेबल दे दो कि आप जो है इतने इतने टाइम पर इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। तो वो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार, किसी का कोचिंग भाई, किसी का स्कूल इतने बजे से इतने टाइम तक होगा, तो अपने अनुसार से सेट कर लेना। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप जो है कम से कम 7 से 8 घंटे तो सो ही लो, ठीक है। ये स्लीप का टाइम है, ठीक है, स्लीपिंग टाइम है, ठीक है। इतना तो आपको सोना ही चाहिए। तो 7 से 8 घंटे सो लो, 5 से 6 घंटे आप मतलब इधर उधर का टाइम अगर जाता है तो 5 से 6 घंटे इधर दे दो, तो कहीं ना कहीं आपका कितना हो गया, 13 से 15 घंटे आपका चला जाएगा, ठीक है। बचे कितने? 10 से 11 घंटे आपके बचेंगे। और वो 10 से 11 घंटा जो होगा आपका, 10 से 11 घंटा, अभी सिर्फ और सिर्फ कम टाइम बचा है, ठीक है। जब पहले जब 6-6 महीने आपके पास टाइम होता है तो आप 5-6 घंटे भी पढ़ते हो तो आपका काम चल जाता है। लेकिन क्योंकि अब आपके पास 1 से 1.5 महीने टाइम बचा है, तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मैं सिर्फ 5 ही घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं रोज 10 से 11 घंटे फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर देना होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के साथ पढ़ाई के ऊपर देना होगा, ठीक है, ठीक है। कई लोगों को मजाक लग रहा होगा कि सर हम 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आपको ठान करके पढ़ना पड़ेगा, खुद को चैलेंज करना होगा कि मैं इस 45 दिनों में 10-10 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा और मैं CHS में 1 सीट क्रैक करके दिखाऊंगा, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा। तो आज आप सभी लोग मेरे साथ चैलेंज करोगे, ये चैलेंज लोगे कि सर मैं चैलेंज लेता हूं कि जो 45 दिन है उसमें मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा और CHS में जो है 1 सीट लेकर के रहूंगा। आज आप कमेंट में वादा करोगे हमसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला पॉइंट, रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है? आपने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन, वो दिन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन डे के नाम से जाना जाएगा। आप हफ्ते में 7 दिन, वीकली शेड्यूल मैंने इसीलिए बोला है, ठीक है। 6 दिन आप यहाँ पर 10-10 घंटे जो है के हिसाब से 60 घंटे आप पढ़ लिए। 60 घंटे में जितना आपने टॉपिक कंप्लीट किया है उसको आप रिवीजन के लिए दोगे 7वां दिन। कौन सा दिन? 6 दिन आपने किया ना, ये जो 7th डे होगा, ये मान लो कि किसी के लिए सैटरडे हो सकता है, किसी के लिए संडे हो सकता है। मान ले मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिवीजन का डे होगा सबका वो संडे वाला दिन होगा। कौन सा दिन होगा? संडे वाला दिन। उस संडे वाले दिन को जो आपने ये 60 घंटा पढ़ाई करी है, उस सारा का सारा जितना नोट्स आपने बनाया है, हाँ ये भी ध्यान रखना कि आपको जो है आप जब पढ़ रहे हो तो उसके साथ नोट्स भी आप बनाते चलना, क्या, ताकि आप एग्जाम जो है रिवीजन कर पाओ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन आपको रिवीजन के लिए देना है कब? संडे को। और उस संडे को आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप नया टॉपिक पढ़ोगे तो अपने साथ गद्दारी करोगे, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। 7वें दिन आपको सिर्फ और सिर्फ वो 6 दिन आपने जो पढ़ा है उसको बस रिवीजन पर टाइम देना है, रिवीजन पर फोकस करना है। आप चाहो तो रिवीजन के साथ जो है हो सके तो टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो कहीं ना कहीं कोई प्रैक्टिस सेट आपके पास अगर बुक है तो जो आपने चैप्टर पढ़ा है रिवाइज करने के बाद आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये रहा रिवीजन के लिए। अब लास्ट वाला पॉइंट आता है कि सर बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो यहाँ पर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। हमारा दोस्त कॉल कर देता है, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो बोलता है कि चलो आज गोलगप्पा खा के आते हैं, चलो गोलगप्पा खा के आते हैं, चलो ना चाय पी के आते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप रोज रोज चाय पीने चले जाओगे, अपने दोस्त के साथ गोलगप्पा खाने चले जाओगे, तो फिर मजा नहीं आने वाला है। आपका दोस्त तो गोलगप्पा खाते खाते बाद में हो सकता है गोलगप्पा भी बेचेगा, लेकिन आपको वही काम अगर करना है तो आप भी जाओ घूमो। लेकिन आपको अपना भविष्य बनाना है, आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, आपको अच्छी जगह जाकर के पढ़ना है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा संयम रखना होगा। आप ऐसा नहीं कि हर टाइम जो मुझे बुला रहा है दोस्त, तो वो दोस्ती जो है नहीं काम आने वाला है आपका। कल अभी आपका जो दोस्त है, ठीक है, हो सकता है 10 साल बाद आपको वो कोई याद नहीं रहेगा, ना तो वो आपको याद करने वाला है, ना आपको जो है आप याद करोगे उसको, ठीक है, क्योंकि आप
बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दोस्ती वहीं की वहीं रह जाएगी, लेकिन आप लाइफ में कहां तक पहुंचे हैं वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है। जब आप आज से 10 साल बाद खुद को देखोगे तब तो आप देखो कि खुद को अपना फ्यूचर देना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, या फिर आपको दोस्तों के साथ घूमना है, ठीक है, गोलगप्पा खाना है। तो आप डिसाइड कर लो, आज ही डिसाइड कर लो। और जो डिसाइड कर लेगा, आज चैलेंज करेगा मेरे साथ, आप आज ओथ लेगा, ठीक है, प्रण लेगा कि यहाँ पर हमको 10-10 घंटे आज से पढ़ाई शुरू कर देना है, सीएचएस में 1 सीट हमको क्रैक करना है। तो आज सभी लोगों के लिए यहाँ पर आज ठानना है। और डिस्ट्रैक्शन कैसे इलिमिनेट करना है ये मैं बता दूं। तो डिस्ट्रैक्शन इलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन इलिमिनेट करना है। तो करना क्या, डिस्ट्रैक्शन है क्या, तो पहले आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि डिस्ट्रैक्शन क्या क्या चीजें हैं। ऐसे 5 चीजें 6 चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। हो सकता है आपका दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो सकता है आपका फोन ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो जो भी चीजें है ना उसको कम नहीं करना है, सीधा एलिमिनेट कर देना है, सीधा उसको इरेज कर दो लाइफ से। वो जो डिस्ट्रैक्शन है सीधा हटा दो, एक पीसफुल माहौल बनाओ, ठीक है, काम माइंड से एकदम पढ़ो। क्योंकि दिमाग में अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा भी ध्यान भटक रहा है, तो फिर आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, फिर आपका ध्यान भटकता रहेगा। आपको जो भी 10 घंटा देना है वो 10 घंटे सिर्फ 10 घंटे बैठने नहीं है, वो प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए आपके 10 घंटे, कि उसमें आप कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहे हो, इस पर फोकस होना चाहिए आपका। ओके, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको लाइफ से पूरा जो है कम से कम 45 दिन के लिए तो उसको इरेज कर देना है, हटा देना है अपने लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पर और रिवीजन के लिए एक और यहाँ पर मेथड है कि आप मान लो कि गोलगप्पा खाने चले भी गए, मतलब कभी कभी हफ्ते में 1 दिन आप चले भी गए, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम भी आपको फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप जब पढ़ोगे तो कभी कभी क्या करो कि आपने हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे संज्ञा सर्वनाम पढ़ा, या फिर मान लो जो है विलोम शब्द पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, विलोम शब्द पढ़ा। तो इस विलोम शब्द को पढ़ते दौरान आप फोन चालू करो, रिकॉर्डिंग अपना ऑन करो, और जो आप याद कर रहे हो उसको बोल बोल कर पढ़ो, ठीक है। बोल बोल कर पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, बोल बोल कर पढ़ने से आपका जो है पूरा जो आप बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब आप बाहर जाओगे कभी, बाय द वे अगर खेलने चले गए, घूमने चले गए, तो उस टाइम आप करोगे क्या कि आप ईयरफोन लगाओगे, खेलोगे भी, घूमोगे भी, गोलगप्पा भी खा लोगे, और साथ ही साथ जो आपने ये विलोम शब्द पढ़ा था वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आप कहीं पर जा रहे हो, साइकिल से आपने ईयरफोन लगाया, मस्त आप रिवाइज कर रहे हो, कितने मजे की बात है। तो ये सिर्फ आपको, मतलब ये नहीं कि हर समय करना है, कम से कम 45 दिन के लिए तो कर ही लो, क्योंकि आपको 1 सीट चाहिए, आपको 1 सीट चाहिए, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आज के लिए मैंने जो है ऐसे 5 पॉइंट आपको बताए हैं। अगर आप बच्चों ये सब ध्यान रखते हो, और अगर ये सब ध्यान रखते हो और ये सब फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, जो आपका दिशा निर्देश है ये तो YouTube पर आपको मिलता ही रहता है, हर बच्चों के लिए फ्री है, लेकिन अगर आप कंटेंट का फायदा उठाना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। जो हमारा नया बैच है वो अनंत बैच लॉन्च हो चुका है, क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में आप हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। नया बैच है, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करवाई जा रही हैं। आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हो। तो आज कौन कौन प्रण ले रहा है, ठीक है, आज यहाँ पर आप लोग सभी लोग बताओगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर मैं प्रण ले रहा हूँ, इस 45 दिन में मैं जो है अपना पूरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करके सीएचएस में 1 सीट जो है ले करके आपको दिखाऊंगा सर, ठीक है भैया, जो भी आप मानते हो। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, आप ठान लो, और ठान लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और वीडियो के साथ, जानदार शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद, पढ़ते रहो, खुश रहो।